हैं और लोग कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ छात्र जुड़ रहे हैं जो खुद नीट के विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं। इसके आकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हितेश बागड़ी हमारे साथ जुड़ेंगे जो एडवोकेट है राजस्थान हाईकोर्ट के। हमारे साथ इस वक्त आकाश और नीरज जुड़े हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश हम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अब छात्र कैसे देख रहे हैं। बहुत स्वागत है आकाश और नीरज आपका। आकाश, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि अब नीट का, जिसके लिए छात्र ये मांग कर रहे थे कि री एग्जाम हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि री एग्जाम अब नहीं होगा और साथ में ये भी कहा कि कोई गड़बड़ी इसमें नहीं हुई थी। ये आप इसे कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? हाँ मैम, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उनके गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग तो वो सही है, पर जैसे हम स्टूडेंट है, हम तैयारी कर रहे हैं, इतने मतलब कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, तो उसके अंदर हमारा जैसे अभी फिर कट ऑफ इतनी हाई जा रही है और हमें मतलब तैयारी भी कर रहे हैं और मैं हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो ये हमें पता है कि जैसे इतनी कट ऑफ तो जानी नहीं चाहिए, ये बहुत ज्यादा कट ऑफ है। कि जैसे कितने बच्चों के 720 में से 720 आए, कई सेंटरों पे जो सेम सेंटर है उन्हीं पे भी सेम नंबर आ रहे हैं, 720 में से 8-9 बच्चों के। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमने जो मेहनत की है हमें तो उसका मिला नहीं जस्टिस, और हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, उसमें पैसे भी खराब हो रहे हैं, और कहना चाहूंगा मेरे तो मतलब एज भी तो निकल रही है ना जी, तो मैं तो चाहूंगा कि रीनीट होनी चाहिए मेरे आप चाहते हैं अकॉर्डिंग कि तो। रीनीट होनी चाहिए। नीरज, क्या आपका भी यही कहना है कि रीनीट ही होना चाहिए? लगा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। हम्म जिस जिसमें क्या है, रीनीट अब दोबारा होगी तो फिर 1 महीने का गैप लगेगा जिसमें मैं मेरी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, जो मैंने दोबारा स्टडी चालू कर दी है नीट के लिए। हम्म तो मैम इस हिसाब से फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो सही है, मैं तो ये कहना चाहूंगा। तो यहाँ पे आकाश का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल सही है। नीरज, जिस तरीके से ये मामले सामने आते हैं, पेपर लीक होता है, तमाम गड़बड़ियां सामने आती है, जब भी ऐसे केसेस सामने आते हैं, आप लोग जो लगातार मेहनत करते हैं, पिछले कई सालों की ये मेहनत होती है, जो हमें परीक्षा हम देने जाते हैं, फिर हम परिणाम का इंतजार करते हैं कि परिणाम कैसा हमारा आएगा। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें उम्मीद होती है कि परिणाम हमारा बहुत अच्छा आने वाला है, हमने एग्जाम बहुत अच्छा दिया है। जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो उस वक्त क्या मन में चल रहा होता है? मैम मन में तो यही चल रहा होता है कि ये बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन क्या है, जैसे अभी 3 महीने हो गए नीट की एग्जाम को लगे हुए, तो वो अब क्या है, स्टडीज कंटिन्यू करने में फायदा है। जो रीनीट होगी उसके अंदर फिर हमारा बस टाइम ही वेस्ट होगा। अब मैं तो यही चाहूंगा, लेकिन जिन्होंने भी करप्शन किया है ना, उनको सख्त से सख्त सजा मिले और एजुकेशन डिपार्टमेंट में और सफलता हो हमारे इंडिया में। और नीरज, जो मामले ये हम देखते हैं लगातार सामने आते हैं, आप कह रहे हैं कि रीनीट दोबारा होना चाहिए, वहीं आकाश कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 24 लाख छात्रों के भविष्य को देखते हुए फैसला लिया गया है। आपको क्या लग रहा है कि क्या इस एग्जाम को दोबारा ही होना चाहिए? आगे क्या इस मामले में दोबारा से इस एग्जाम को करवाना चाहिए, या एनटीए, जिस पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं, एनटीए की भी यहाँ पे अलग से जांच होनी चाहिए? जी मैम, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन नीट का एग्जाम है वो दोबारा ना हो वो भी सही है, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू दोबारा कर दी है। अब अगर नीट का एग्जाम दोबारा होता है तो फिर मेरे को 1 महीने का गैप लगेगा, और उसके अंदर भी अगर नंबर सही नहीं आए, मेरे को दोबारा जो है वो ये साल भी खराब हो जाएगा, 2025 का जो नीट लगेगा जो भी। हम्म और हमारे साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आकाश और नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों के अलग अलग पक्ष। हालांकि आकाश का कहना है कि दोबारा से एग्जाम नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करते हैं। वही नीरज का ये कहना है कि नहीं, एग्जाम को दोबारा से करवाना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। छात्रों की भी अलग अलग इसमें राय सामने आ रही है आशीष जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो पूरी डिटेल सब सामने आई है, जरा वो समझाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो छात्रों पर आ जाते हैं। इस पूरे मामले में अगर हम नीट की परीक्षा की बात करें तो 24 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। 23,33,941 छात्र थे जो परीक्षा में अपीयर हुए थे, जो परीक्षा में बैठे थे। जाहिर तौर पर अगर इतनी बड़ी संख्या होगी तो जो राय होगी वो भी अलग अलग होगी, और वही राय हमें सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 याचिकाएं दाखिल की गई थी।
34 याचिकाएं छात्रों की तरफ से थी और 4 एनटीए की तरफ से थी, जिसमें एनटीए ने जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में मामले चल रहे हैं उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। छात्रों में भी 2 धड़े थे। एक जो धड़ा था 131 छात्रों का, जो ये कह रहे थे कि रीनीट कराया जाए, यानी जो 5 मई को जो एग्जाम हुए थे उसे रद्द किया जाए, 4 जून के रिजल्ट को रद्द किया जाए और दोबारा से परीक्षा कराई जाए। जो दूसरा धड़ा था जिसमें 254 छात्र थे, वो ये कह रहे थे कि रीनीट की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम हुआ है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अहम सवाल था जो इन याचिकाओं में उठाया गया था। वो सवाल ये था कि जिसे पेपर लीक याचिकाकर्ता बता रहे हैं, क्या वो बड़े पैमाने पर हुआ था या नहीं। पूरी सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई थी, जो हियरिंग थी, वो इसी बात पर निर्भर थी कि लीक बड़े पैमाने पर हुआ या नहीं। यही वजह है कि सीबीआई ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी। एनटीए को अदालत में यह भरोसा दिलाना पड़ा कि जो पेपर लीक हुआ है, दरअसल वो पेपर लीक नहीं था, पेपर चोरी थी। पेपर चोरी की घटना उस समय होती है 5 मई को, जिस दिन एग्जाम होता है। केनरा बैंक से जब पेपर लेकर वैन निकलती है तो उस समय एक व्यक्ति इंस्टीट्यूट के पास जाकर वैन में अंदर जाता है, पीछे की तरफ से जो बक्से होते हैं उस बक्से के लॉक को पीछे से हटाता है और फोन से फोटोग्राफ खींचता है। और उसके बाद एक 7 लोगों की सॉल्वर गैंग थी जिन लोगों ने इस पूरे मामले में पेपर को सॉल्व किया था। पेपर को सॉल्व किया जाता है और जो 155 अभ्यर्थी हैं उनके पास प्रिंट आउट के जरिए उनको सबको एक जगह गैदर किया जाता है और प्रिंट आउट के जरिए उनको ये सारे आंसर रटवाए जाते हैं। लेकिन यहां पर एनटीए की तारीफ मैं करना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी जो क्वेश्चंस हैं उनके जो सेट है वो 4 सेट होते हैं। जब सपोज करिए कि अगर एक क्वेश्चन है उसमें अगर पेपर 1 में उसका आंसर ए है तो दूसरे सेट में उसका आंसर बी होगा। यानी अगर कोई भी स्टूडेंट ए बी सी डी रट के जाता है तो असंभव है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो चीजें सही होंगी। 15 मिनट का टाइम था, इसलिए यह भी संभव नहीं था कि सारे आंसर को रट लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से यह भरोसा दिला दिया गया कि बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता की तरफ से चूक कहां होगी? दरअसल याचिकाकर्ता अदालत को यह भरोसा दिला ही नहीं पाए कि जो लीक था वो बड़े पैमाने पर हुआ। उनकी तरफ से यह कहा गया कि इस पूरे मामले में गुजरात में एफआईआर दर्ज हुई, राजस्थान में एफआईआर दर्ज हुई, झारखंड में एफआईआर दर्ज हुई। वो इसे एक चेन की तरह ले रहे थे, लेकिन अदालत बार बार यही कह रही थी कि ठीक है, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन आप हमें चेन साबित करके तो बताइए कि ये जो सारे लोग हैं, यानी पटना हजारीबाग का जो मामला है वो देश के दूसरे हिस्सों में भी गया, वो चेन साबित नहीं हुआ। और यही वजह है कि अदालत ने यह कहा कि जब एनटीए की जो प्रणाली है जब वो फेल नहीं हुई, सिस्टम फेल नहीं हुआ, तो हम परीक्षा कैसे रद्द कर दें। इसी बाबत एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2019 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस तरह की परीक्षा अगर बड़े पैमाने पर सिस्टम फेल्योर होता है, लीक होता है, तभी परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। एक दूसरे सवाल पर आऊंगा, वो जो छात्र हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें समझना बेहद जरूरी है। वो सवाल ये था कि एक क्वेश्चन था भौतिक विज्ञान का जिसमें 2 आंसर सही थे। शुरुआत में तो ये सवाल उठने लगा कि भाई 2 आंसर सही है, सबको मार्क्स दिए जाएं। एनटीए ने कमेटी बना दी, जिन लोगों ने दोनों ही में से एक ऑप्शन चूज किया था उनको पूरे मार्क्स मिल गए, यानी 4 मार्क्स मिल गए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि 2 सेमेस्टर के 2 अलग अलग आंसर थे, लेकिन एनटीए जो है वो ये कहता है कि जो नया सेमेस्टर है उसी के हिसाब से जो आंसर है वो होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बड़ा सवाल था, क्योंकि यहां पर 4 मार्क्स का जो फर्क था वो था, यानी अगर आप सही करते हैं तो 4 अंक मिलते हैं, गलत करते हैं तो 1 अंक कटता है आपका। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया। ये कमेटी जो बनाई थी वो आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर के अंदर में कमेटी बनाई गई थी और 3 सदस्यीय कमेटी का ये काम था कि आप ये बताइए कि इसमें से सवाल कौन सा सही है। कल सुबह अदालत को ये बताया गया, यानी कल सुबह यानी मंगलवार की सुबह अदालत को ये बताया गया कि एक इसमें आंसर जो है वो सही है। जब कल अदालत ने अपने आदेश को लिखवाया तो उसमें से अदालत ने ये कहा कि जिन लोगों ने जो आईआईटी दिल्ली की जो रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने इस आंसर को सही माना है, अगर उस पर किसी ने क्लिक किया है तो ही 4 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर उसे नहीं ऑप्ट किया है, नहीं चुना है, तो वो माइनस हो जाएगा। अब यहां पर एक और बड़ी बात हो गई है। दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं, हम 2 उत्तर सही नहीं है, उत्तर केवल एक सही है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? अब इससे फर्क पड़ेगा रैंकिंग पे।
13 लाख जो छात्र हैं उनकी जो रैंकिंग है उस पर यह प्रभाव पड़ना तय है। सबसे अहम बात है कि 720 अंक जिन छात्रों को मिले हैं, 61 छात्रों को मिले हैं, उनमें से 44 ऐसे छात्र हैं जिनको इसका बेनिफिट मिला था, यानी जिन्होंने 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज किया था उसको उनका बेनिफिट मिला था। तो अब जब एनटीए की तरफ से दोबारा इसके परिणाम जारी किए जाएंगे तो आप ये तय मान के चलिए कि ये जो 720 अंक पाने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। पहली कमी हमने कब देखी? जब 67 छात्रों को मिला था, जब ग्रेस मार्किंग हटा ली गई तब वो संख्या 61 हो गई 720 अंक पाने वालों की। अब चूंकि जब ये माइनस में चला जाएगा, यानी 4 अंक जो उनको मिले हैं वो हट के 1 अंक और कम हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि संख्या जो है वो और कम हो जाएगी। बिल्कुल, अब तीसरी रिजल्ट का यहाँ पर इंतजार होगा। मैं एक मिनट और लूंगा। तीसरी अहम बात कि इस मामले में जो है वो सीबीआई की जांच जारी है। तो जो हमारे साथ छात्र जुड़े हैं, चाहे नीरज हैं चाहे आकाश हैं, इस बात को समझें कि अदालत ने इस बात का भरोसा दिया है कि जिन 155 अभ्यर्थियों की पहचान हुई है, जिससे सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, उनको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी अहम बात कि अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में हमें यह पता चलता है कि ए या बी, मतलब इनके अलावा भी कोई लोग इसमें शामिल हैं, अगर वो एडमिशन भी ले चुके हैं तो उनके एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत ज्यादा बैलेंस फैसला है। जो छात्र जिस ग्रीवांस को लेकर गए थे, छात्र की ग्रीवांस यही थी ना कि भाई ए और बी ने नकल कर ली, उनकी रैंकिंग अच्छी हो गई। तो अब अदालत ये कह रहा है कि सीबीआई जांच कर ही रही है, मान लीजिए ए पकड़ा गया, बी अभी तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन अगर भविष्य में बी पकड़ा जाता है तो उस पर गाज गिरेगी। जब अदालत, देश की सबसे बड़ी अदालत, इस बात को कहती है तो उसके मायने हैं, और खासकर तब जब सीबीआई जांच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट कर रहा हो। बिल्कुल आशीष चुनाल जी, आपके पास मैं आती हूँ। हितेश बागड़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट के हैं। हितेश जी, इस फैसले को हम कैसे समझे? जिन छात्रों ने मेहनत की, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया कि उनके भविष्य को देखते हुए ये फैसला सही होगा कि एग्जाम ना हो, लेकिन वो छात्र जिनके निराशा भात लगी है, अब आगे क्या? जी देखिए, जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उनके पेरेंट्स, दोनों के ऊपर इसका इफेक्ट हुआ है, क्योंकि एक जो गरीब कोटे से व्यक्ति अपने बच्चों को तैयारी कराता है, इंस्टीट्यूटों में फीसें देता है, इसके लिए काफ़ी जो लेंथी कोर्स है वो परचेज करता है, तो उसे कहीं ना कहीं काफ़ी परिश्रम करके और इनके लिए पैसा जुटाना पड़ता है। और जो बच्चे हैं वो भी कठोर परिश्रम करते हैं। मेरिट भी इसकी जैसा कि देखा जाता है कि काफ़ी स्कोरिंग हिसाब से आती है। कई जो एग्ज़ाम में बैठते हैं बच्चे, उनमें से बहुत कम बच्चे पास होते हैं। इसके कारण जिनके नंबर कई बार कम आते हैं तो उनको विदेशों की फैसिलिटी लेनी पड़ती है, उसके लिए भी मोटी फीस देनी पड़ती है। तो इनमें जिन परिवारों के बच्चे हैं जो कि टैक्सी ड्राइवर हैं, एक रिक्शा चालक है या फिर छोटी दुकानें चलाते हैं, उनकी जेब पर बहुत बड़ा भार पड़ा है। और क्योंकि ये सभी चाहते हैं कि इनके बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उसका इन्हें परिश्रम के आधार पर इन्हें लाभ मिले, लेकिन अभी जो भी ये विवाद हुआ, इसके कारण जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की थी वो भी काफ़ी निराशाजनक हुए हैं, उनके परिवार वाले भी निराशाजनक हुए हैं। परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है वो सबके लिए सर्वोपरि है, लेकिन फिर भी इसमें अभी जो कई एजेंसियां जांच कर रही है उनके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका पूर्ण रूप से खुलासा होगा। और जब खुलासा होगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये सभी दस्तावेज वापस से जो पुट किए जाएंगे और उनके आधार पर हो सकता है कि माननीय न्यायालय उन्हें इसको विचार करते हुए इसमें कुछ बदलाव करे। और बदलाव की संभावनाएं भी इसमें नज़र आती है, क्योंकि आजकल जो आमतौर पर भर्तियां हो रही है उसमें कहीं ना कहीं छेड़खानी की जाती है, कहीं ना कहीं जो बाहरी तत्व हैं वो इनमें समावेश होकर और इन परीक्षाओं में छेड़छाड़ करके कई उपकरणों के माध्यम से, कई सोशल मीडिया के माध्यम से इन पेपर लीक जो कार्य है इसको निरंतरता के आधार पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप कुछ बाहरी तत्वों का आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ बाहरी तत्व भी होते हैं जो छेड़छाड़ कर देते हैं, इनमें आप किन बाहरी तत्वों का यहाँ पर जिक्र करना चाह रहे हैं? बाहरी तत्वों से मेरा तात्पर्य यह है कि जो इनसे इनडायरेक्ट में जुड़े रहते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं उनकी पूर्ण से जानकारी होती है जिन लोगों को, वो इनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में जो भी लीक करवाते हैं या करते हैं, जो मोटी रकम लेते हैं, जैसे कि अभी राजस्थान में भी कई एग्जामों में आपने देखा गया है कि उनको सजा भी मिली है, उनके मकान भी ध्वस्त किए गए हैं।
और ये अगर क्रम चलता रहा तो विद्यार्थियों का जो फ्यूचर है वो किशोर जाएगा। ये हम सब कुछ देखने के लिए यहाँ पे इतने दिनों से तत्पर हैं कि ये हो क्या रहा है, आखिर ये किस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, एक भ्रष्टाचार किस तरह से बढ़ता जा रहा है कि बच्चे तैयारी करते हैं, अपना दिन रात मेहनत करते हैं, उनके परिवार वाले हैं जो कि उनकी पूंजी इकट्ठी करके उन बच्चों के फ्यूचर के लिए, निर्माण के लिए लगाते हैं, और सब तरह से सबको निराशाजनक स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जाता है। तो इसके लिए एक कठोर कदम उठाते हुए कोई एक्ट लाना चाहिए कानून में, और एक टीम ऐसी गठित करनी चाहिए जिसमें स्पेशल ऑफिसर हो, पुलिस के अधिवक्ता हो, रिटायर्ड जज हो, जो इनके ऊपर निरीक्षण कर सके। और जो भी एग्जाम होते हैं, एग्जाम होने से 1-2 महीने पहले ही इसके ऊपर पुनः विचार कमेटी बनाकर और देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो भी स्थितियों से अगर लीकेज होता है उस हिसाब से इनके ऊपर पूरी खाना पूर्ति करते हुए एग्जाम लिए जाएं। यहाँ हितेश जी, आशीष जी मैं आपके पास आती हूँ, आकाश और नीरज मैं आपके पास आऊंगी अभी। आशीष जी, यहाँ पर हितेश जी कह रहे हैं कि अलग से कमेटी बनाई जानी चाहिए जो इन सब चीजों की जांच करे, जो पेपर लीक होते हैं, गड़बड़ी के मामले सामने आते हैं, या फिर एग्जाम सही तरीके से हो। क्या इसको लेकर के अब लगता है आगे जो एनटीए है, जिस पर अब सवाल भी उठ रहे हैं, लगातार सवाल उठे आशीष जी, क्या यहाँ पर आने वाले दिनों में छात्रों के पास ऐसा भी कोई विकल्प होगा कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया इस पर वो पुनर्विचार याचिका भी आगे वो डाल सकती हैं? और एनटीए को लेकर एक छात्र संघ ऐसे भी हैं जो लगातार ये बोल रहे हैं कि एनटीए को भंग किया जाए या इसकी आगे जांच होनी चाहिए। नहीं, देखिए, इस बात को समझिए कि अगर आप छात्र संगठन जो है वो अगर रिव्यू भी फाइल कर देते हैं तो उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि इसी बेंच के पास जाएगा और सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का जो फैसला है वो वेल रिटन फैसला है, ये बदलने वाला नहीं है, तो वो डिसमिस हो जाएगा। दूसरी, आपने चूंकि अभी मैं सुन रहा था हितेश जी को, वो कह रहे थे कि एक अलग एजेंसी, देखिए अलग एजेंसी की इसमें जरूरत नहीं है, कानून में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि बात यहाँ देश के भविष्य के साथ है। मैं शुरुआत से हमेशा ये मानता रहा हूं कि अगर जो पेपर लीक की जो सजा है वो अभी तक जो मैक्सिमम है वो 7 साल से 10 साल तक की है, उसे बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद केवल हथियारों से नहीं होता है। अगर आप एजुकेशन सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं, युवाओं को कमजोर कर रहे हैं, तो ये भी उसी श्रेणी में आता है। लिहाजा यहां पर इसे बढ़ाने की जरूरत है, सजा को बढ़ाने की जरूरत है। सजा का डर इन लोगों में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं अभी से नहीं, कई लंबे समय से देख रहा हूं, पेपर लीक की कई केसेस मैंने सुप्रीम कोर्ट में कवर किए हैं। कई बार तो वही नाम आते हैं जो मतलब आज से 4 साल पहले जिन्होंने पेपर लीक किया था वो जेल में बंद थे, बाद में जमानत मिल गई, फिर बाहर जेल से बाहर आते हैं और फिर वो पेपर लीक करते हैं। अगर सजा में के प्रावधान को कड़ा नहीं किया जाएगा, सजा को नहीं बढ़ाया जाएगा, तो इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी। तीसरी है बात कि क्या कोई अलग एजेंसी नियुक्त कर दी जाए, क्या कोई एक अलग संगठन बना दिया जाए, तो मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई जो है उसको लास्ट में हैंड ओवर किया जाता है, वो ऑलरेडी इस मामले की जांच कर रही है। दूसरी, जो पटना की ईओयू थी, जो इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट थी, उसने बेहतरीन काम किया है। ये बात सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कही, ये बात ईओयू की रिपोर्ट देखने के बाद मैं भी कह रहा हूं कि उन्होंने बेहतरीन काम किया। समय रहते धरपकड़ की, समय रहते कार्रवाई की, समय रहते खुलासा किया, समय रहते बयान दर्ज कराया, तभी आज ये जो पूरा केस है वो अपने मुकाम तक पहुंचा है। क्योंकि शुरुआत की जो जांच थी इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट की, जो पटना पुलिस की है, उन्होंने जो जांच की उसके आधार पर ही ये पूरा जो केस है आगे बढ़ा। सीबीआई जरूर आई, सीबीआई तो एक्सपर्ट बॉडी है ही, सीबीआई तो इस तरह के मामले हैंडल करने में एक्सपर्ट है, लेकिन अगर आपको एक बुनियाद मजबूत मिलेगी तभी आपकी इमारत जो है वो मजबूत हो पाएगी। तो ये जो बुनियाद थी, अगर वहां की इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट अगर ये काम कर सकती है तो देश के दूसरी यूनिट भी काम कर सकती है। गुजरात की बात आप ले लीजिए, गुजरात में जो सेंटर में हुआ था, गोधरा के सेंटर में जो हुआ था, उसमें क्या हुआ, उसमें भी लोकल पुलिस ने कार्रवाई की, उस प्रोफेसर को गिरफ्तार किया, तो जो ये कह रहा था कि आप अपने पेपर ब्लैंक छोड़ देना, हम उसको फिल कर देंगे, तो वहां पर भी वो कार्रवाई की गई। तो जो लोकल पुलिस है वो इस तरह के केसेस हैंडल करने के लिए सफिशिएंट है। हालांकि इस पूरे मामले को देखा जाए तो बाद में सीबीआई, चूंकि अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व थे, इसलिए कोर्ट ने इसे सेंटर ने इसे सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि अमूनन इस तरह के मामलों में जब अलग अलग स्टेट्स की पुलिस जो है वो इन्वॉल्व होती है तो एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसी होती है उसको केस हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर सजा को बढ़ाया जाता है
तो ही इस मामले में नकेल कस पाएगी। अगर सजा इनहेंस नहीं होती है तो आप मान के चलिए कि वो घटनाएं होती रहेंगी। मैं तो बिहार के पिता पुत्र की जोड़ी को जानता हूं, उसमें दिलचस्प बात बता देता हूं कि जो पिता है वो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था 3 साल 4 साल पहले, उसमें वो जेल में था, बाद में बेटा भी जेल में गया, तो जब जेल से बेटा बाहर आया तो उसने फिर ये नीट वाला पेपर लीक कर दिया। तो इस तरह के लोग ऑपरेट चीजों को कर रहे हैं। अगर हम सजा का प्रावधान कड़े नहीं करेंगे, अगर हम नकेल नहीं करेंगे, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं आप मान के चलिए वो रुकने वाली नहीं है। नीरज, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना यहाँ पे आशीष जी को सुना, आपने एडवोकेट हितेश बागी जी को सुना, आपने हितेश जी तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि एक अलग से कमेटी बनी चाहिए, अलग से एजेंसीज को बना देना चाहिए जो इसी मामले की जांच करे। क्या आप, क्योंकि एक छात्र है, आप मेहनत करते हैं, आप एग्जाम देते हैं, सालों की मेहनत होती है, ना सिर्फ एक छात्र की बल्कि यहाँ पर एक जो हम पेरेंट्स होते हैं साथ में उनकी भी मेहनत होती है, आपको क्या लगता है क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए, कोई अलग से कमेटी बननी चाहिए जो जांच यहाँ पर करे? छात्रों के मन में क्या होता है इसे लेकर? जी मैम, कौन सी भी कमेटी बने, चाहे कमेटी ये वाली रहे, लेकिन जो कुछ भी हो वो इस संदर्भ में हो कि इंसाफ हो। चाहे कमेटी बने, चाहे कोई कानून बने, कुछ भी हो, लेकिन हमारा फायदा होना चाहिए इसमें, हमें भी न्याय मिलना चाहिए कि कैसे जो करप्शन है वो कम हो। नीट की नहीं मैम, हर एग्जाम ही लीक हो रही है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कानून बनना चाहिए, या तो नहीं कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो इस चीज का ध्यान रखे और इसकी सजा को भी ज्यादा मजबूत करना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि छात्र जो सालों मेहनत करते हैं उनके मन में ये नहीं चलता कि आने वाले दिनों में एग्जाम हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा या फिर गड़बड़ियां सामने आ जाएगी। वो मेहनत करते हैं इस बात को ध्यान में रखकर कि आने वाले दिनों में अच्छा रिजल्ट उनका सामने आएगा, परिणाम अच्छा आएगा और जो वो बनना चाहते हैं वो बनेंगे। मैं आप सभी के पास लौटूंगे, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अब हर कोई देख रहा है